हेलो एंड वेलकम टू प्लस क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज हमारा चौथा एमसीक्यू सेट है, फोर्थ एमसीक्यू सेट कंप्यूटर्स में, जहां पे हम जानेंगे आज के एमसीक्यू सेट में कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कितना जानते हैं, और अगर कम जानते हैं तो और जानने की क्या ज़रूरत है। ठीक है। और एक बात, मैंने कल जो आपको स्टैटिस्टिक्स का एमसीक्यू सेट दिया था, उसमें जो कुछ न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन थे, मैंने उनको सॉल्व करने की कोशिश की, उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। उसमें कुछ बच्चों ने कहा था कि सर यू नीड नॉट एक्सप्लेन ऑल दोज थिंग्स, यू नीड नॉट टू सॉल्व द एमसीक्यूज। ठीक है। देखिए, मैं जो एमसीक्यूज प्रिपेयर करता हूँ, मैं खुद प्रिपेयर करता हूँ ताकि आपको जो मैंने पढ़ाया है आपके सिलेबस में जो है वो सभी चीज़ें साथ साथ रिवाइज हो जाएँ। ये मेरा मकसद रहता है। ठीक है। और इसीलिए मैं चीज़ों को एक्सप्लेन करता हूँ। ये मेरा तरीका है काम करने का। अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरा तरीका सही नहीं है, मुझे आपके तरीके से चलना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं है एक्सप्लेनेशन देने की। मैं अगर 10-15 एमसीक्यूज़ होंगे तो मैं 10-15 एमसीक्यूज़ 10 मिनट में ही ख़त्म कर सकता हूं। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है एक्सप्लेनेशन देने की। एक्सप्लेनेशन देने से इतना होता है कि आपका रिवीजन होता है साथ साथ, और इसके रिलेटेड जो टर्म्स होते हैं वो मैं साथ साथ यहाँ पर ही एक्सप्लेन करता हूँ। ये है मेरा मकसद। ठीक है। बाकी अगर आप मुझे सिखाएंगे काम करने का तरीका तो ठीक है, मैं उसी तरीके से करूँगा। लेकिन एक चीज़ याद रखें कि मेरा मेयार नहीं मिलता, मैं आवारा नहीं फिरता। ये सोच के खोना मुझे मैं दोबारा नहीं मिलता। इसलिए आप इस चीज़ पे फोकस रखें। एक तो हम इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए ताकि आप तक हर एक चीज़ बेस्ट पहुँचे। ठीक है। इन इट इज़ फ्रेश फॉर्म। मैं एमसीक्यू सेट आपके लिए तैयार करता हूँ, रात रात बैठता हूँ आपके लिए एमसीक्यू सेट तैयार करता हूँ। ऐसे एमसीक्यूज़ जो अभी तक मार्केट में नहीं आए हैं। और एक चीज़, जो एमसीक्यूज़ अक्सर पूछे जाते हैं, जहाँ जिस तरह से एसएसबी क्वेश्चंस पूछे जाता है, एसएसबी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसी तरह के एमसीक्यूज़ आपके लिए लेके आते हैं। प्लीज़ यहाँ हमें अपनी तरह से काम करने दें, और आप देखेंगे इसमें अगर इंशाल्लाह आपको फ्रूटफुल रहा तो आप बिल्कुल हमें दुआएं देंगे आगे। चले, आज का एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करते हैं। पहले एमसीक्यू हमारे स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम ऑपरेटिंग सिस्टम्स इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑपरेटिंग सिस्टम्स। मैंने आपको ऑपरेटिंग सिस्टम्स के टाइप्स बताए, मैंने आपको ये भी बताया कौन कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है हर एक टाइप में। आपके सामने कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, आपने बताना है इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए इज विंडोज, ऑप्शन बी इज लाइनेक्स, ऑप्शन सी इज ओरेकल, ऑप्शन डी इज डॉस। ठीक है। आपने बताना है इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है। ठीक है। चलिए, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करता हूँ। देखिए, आपके पास विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलरेडी है। इसका वर्जन भी मैंने आपको बताया 11 पॉइंट समथिंग का हमारा आज वर्जन चल रहा है। ठीक है, या 2016। उसके बाद हमारे पास लाइनेक्स है, लाइनेक्स वर्जन है, और हमारे पास डॉस भी एक वर्जन है। ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये हमारे पास सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम था, कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम था। अगर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो वो ओरेकल नहीं है। ठीक है, ओरेकल डेटाबेस है, बल्कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। अगर आपने भी ऑप्शन सी सिलेक्ट किया था, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। बैंकर्स एल्गोरिथम इज यूज्ड टू। ठीक है, बैंकर्स एल्गोरिथम जो मैंने आपको पढ़ाया था डेडलॉक प्रिवेंशन में, डेडलॉक अवॉइडेंस में, और डेडलॉक जब हमने पढ़ा था तो उसमें वहाँ पे हमने कहाँ पढ़ा था कि बैंकर्स एल्गोरिथम क्या करता है, वहाँ पे सेफ स्टेट ढूंढता है। ठीक है, अगर कोई सेफ स्टेट होगी तब जाके उसी स्टेट में हमें चीज़ों को एग्जीक्यूट करना होगा ताकि डेडलॉक ना हो जाए। तो क्या करता है आपका बैंकर्स एल्गोरिथम, किस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए टू प्रिवेंट डेडलॉक, ऑप्शन बी टू डेडलॉक रिकवरी, ऑप्शन सी टू सॉल्व द डेडलॉक, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। ठीक है, ये आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। आपने बताना है कि बैंकर्स एल्गोरिथम किसके लिए इस्तेमाल होता है। तो मैंने आपको बताया था कि डेडलॉक जो जब होता है तो उसके बाद हमारे पास कुछ तरीके होते हैं। एक होता है हम डेडलॉक इग्नोर ही करते हैं, डेडलॉक इग्नोरेंस जिसको कहते हैं। ठीक है, उसके बाद और एक तरीका ये होता है कि हम प्रोसेस को ही किल करते हैं, या फिर सारी प्रोसेस को एट अ टाइम किल करते हैं। ये हमें डेडलॉक से बाहर आने के तरीके, सोल्यूशंस डेडलॉक के। लेकिन अगर डेडलॉक हो गया तो उसके बाद रिकवरी के भी तरीके मैंने आपको सभी बताए थे। लेकिन अगर डेडलॉक होने ही नहीं देना है तो हमें एक तरीका अप्लाई करना है जिसे हम कहते हैं बैंकर्स एल्गोरिथम, जहाँ पे हम सेफ स्टेट बताते हैं हमें किस तरह से एग्जीक्यूट करना है प्रोसेस को ताकि डेडलॉक ना हो जाए। तो डेडलॉक प्रिवेंशन या डेडलॉक अवॉइडेंस के लिए इस्तेमाल होता है बैंकर्स एल्गोरिथम। ये पहले इस्तेमाल होता है ताकि डेडलॉक हो ही ना। तो डेडलॉक प्रिवेंशन और डेडलॉक अवॉइडेंस के लिए इस्तेमाल होता है आपका बैंकर्स एल्गोरिथम। ये एसएसबी के द्वारा ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे है।
लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? प्राइवेट ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। हमने ऑपरेटिंग सिस्टम्स पढ़े, हमने ये भी पढ़ा कौन सा क्लोज सोर्स है कौन सा ओपन सोर्स है, हमने ये भी पढ़ा कि विंडोज़ बेस्ड कौन है कौन सा विंडोज़ बेस्ड नहीं है, अलग अलग टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़े हैं। आपने बताना है लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ठीक है, तो आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, आप मुझे बता दें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। अगर आपने सेलेक्ट किया है तो मैं आपको बता दूं लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। आपने बताना है, हमारे पास कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स दिए गए हैं, इनमें से सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? ऑप्शन ए इज विंडोज, ऑप्शन बी इज मैक, ऑप्शन सी इज MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज। इनमें से कोई भी सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो आपने बताना है इनमें से सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। ठीक है, तो अगर आपने ऑप्शन सेलेक्ट किया है, मैं आपको बता दूं विंडोज़ हमारे पास मल्टी यूज़र है, मैकिंतोश या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये भी हमारे पास मल्टीपल यूज़र है, और ये जो हमारे पास MS DOS है कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, ये हमारे पास सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंडीशन दैट कॉजेज डेडलॉक। किस कंडीशन के बिना पे डेडलॉक हो जाता है? मैंने आपको कंडीशंस बताई थी कौन कौन सी कंडीशन है, आपके पास कुछ कंडीशंस दी गई है, आपने बताना है इनमें से कौन सी कंडीशन जो है जो फुलफिल करती है इस कंडीशन की वजह से डेडलॉक हो जाता है। ऑप्शन ए इज म्यूचुअल एक्सक्लूजन, ऑप्शन बी इज होल्ड एंड वेट, ऑप्शन सी इज सर्कुलर वेट, ऑप्शन डी इज नो प्रीएम्पशन, ऑप्शन ई इज ऑल ऑफ दिस। तो हमारे पास है 5 ऑप्शंस, आपने 5 ऑप्शंस में सेलेक्ट करना है कौन सी कंडीशन है जो डेडलॉक कॉज करती है, जिसकी वजह से डेडलॉक हो जाता है। मैंने सारी कंडीशंस आपको उस टाइम क्लियर की थी, अगर आपने नहीं देखा है प्लीज़ जाके उस लेक्चर को, डेडलॉक वाले लेक्चर को देखें एक बार, जहाँ पे मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम में डेडलॉक बहुत खोल के पढ़ाया था आपको। ठीक है, बैंकर्स एल्गोरिथम पढ़ाया था, किस तरह से बैंकर्स एल्गोरिथम इंप्लीमेंट करते हैं, हालांकि आपको ज़रूरत नहीं थी, मैंने इंप्लीमेंट करके भी दिखाया आपको क्वेश्चन पे। ठीक है, तो आप देखें कि कौन कौन सी कंडीशंस जिस वजह से डेडलॉक हो जाता है। तो मैं आपको बता दूं म्यूचुअली एक्सक्लूजन, यानी कि एक अगर प्रोसेस चलता है तो दूसरा प्रोसेस को चलने नहीं देगा, तो इसे हम कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूजन। ठीक है, तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन जो है ये भी वजह है डेडलॉक का। ऑप्शन बी इज होल्ड एंड वेट, अगर किसी ने एक रिसोर्स ऑलरेडी होल्ड किया है और दूसरे रिसोर्स का वेट कर रहा है तो इस वजह से भी डेडलॉक हो जाता है। सर्कुलर वेट हमारे पास 2 प्रोसेसेस है। ठीक है, एक के पास एक रिसोर्स है ऑलरेडी और दूसरे के पास दूसरा रिसोर्स है। ठीक है, तो दूसरे के पास दूसरा रिसोर्स है, इसको ये रिसोर्स हासिल करना है और इस वाले प्रोसेस को ये वाला रिसोर्स हासिल करना है। ठीक है, इस वजह से सर्किल बन जाता है। ठीक है, ना ही ये छोड़ पाता है और ना ही ये छोड़ पाता है। ठीक है, तो उस वजह से भी सर्कुलर वेट की वजह से भी हमारे पास डेडलॉक हो जाता है। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा आपके कहने पे। नो प्रीएम्पशन, यानी कि प्रीएम्पशन नहीं होना चाहिए। प्रीएम्पशन यानी कि एक प्रोसेस रन कर रहा है, वो तब तक नहीं रोकेगा जब तक ना प्रोसेस को कंप्लीट करे। ठीक है, जब तक कंप्लीट एग्जीक्यूशन ना हो। ठीक है, ये भी रीज़न होता है हमारे पास, अगर मल्टीपल प्रोसेस होते हैं तो एक प्रोसेस अटक जाता है कहीं पे, लेकिन ये तब तक प्रोसेसर को नहीं छोड़ेगा जब तक ना ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। हालांकि अगर इसके पास रिसोर्सेज भी अवेलेबल नहीं हो, अगर इसके पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं हो तो हम इसको ब्लॉक स्केल में धकेल देंगे, तब तक किसी और प्रोसेस को लेके जाएंगे, इससे डेडलॉक नहीं होगा। लेकिन नॉन प्रीएम्पशन का मतलब है अगर इसके पास रिसोर्स अभी अवेलेबल है भी नहीं तब भी ये वेट कराएगा प्रोसेसर को। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं नॉन प्रीएम्पशन। तो ये नॉन प्रीएम्पशन भी हमारे पास रीजन है डेडलॉक का। ये चारों हमारे पास जो रीजंस हैं, ऑल ऑफ दीज आर द कंडीशंस दैट कॉज डेडलॉक। क्वेश्चन नंबर 6 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, where are placed the list of the processes that are prepared to be executed and waiting। वो प्रोसेस कहाँ पे रखे जाते हैं जो वेट करते हैं एग्जीक्यूशन का। ठीक है, मैंने आपको स्टेप्स बताए थे किस तरह से हमारे पास कौन कौन से स्टेट्स होते हैं जब एक प्रोसेस जाता है एग्जीक्यूशन के लिए, तो कौन कौन सा फेज आता है। ठीक है, तो वहाँ पे जो एक फेज आता है जहाँ पे आप वेट करते हैं एग्जीक्यूशन के लिए, उस फेज को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इज जॉब क्यू, ऑप्शन बी इज रेडी क्यू, ऑप्शन सी इज एग्जीक्यूशन क्यू, ऑप्शन डी इज प्रोसेस क्यू। ठीक है, उस क्यू को क्या कहते हैं? जॉब क्यू, रेडी क्यू, एग्जीक्यूशन क्यू या फिर प्रोसेस क्यू।
तो मैंने आपको बताया था, उससे अगर आपने ऑप्शन सेलेक्ट किया है उसे हम कहते हैं रेडी क्यू, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए मैंने आपको बताया था यहाँ से हमारे पास एक प्रोसेस स्टार्ट होता है, ठीक है, न्यू प्रोसेस से जाता है ये रेडी क्यू में, रेडी क्यू के बाद जाता है ये एग्जीक्यूशन में, ठीक है। अगर कोई फॉल्ट वगैरह आया या कोई रिसोर्स अनअवेलेबल है तो ये ब्लॉक या सस्पेंडेड स्टेट में चला जाता है, और जब एग्जीक्यूशन के बाद ख़त्म होता है तो ये जाता है टर्मिनेशन स्टेट पे, टर्मिनेशन स्टेट, या फिर हम इसको ज़ॉम्बी स्टेट भी कहते हैं, ठीक है, ज़ॉम्बी स्टेट भी कहते हैं। तो हमारे पास ये 5 स्टेट्स याद रखने हैं, न्यू, ठीक है, रेडी क्यू, उसके बाद फिर एग्जीक्यूशन, या फिर टर्मिनेशन, या फिर ब्लॉक या सस्पेंड जा सकती है, ठीक है। ये हमारे पास 5 स्टेट्स है, और जहाँ पे वेट करना पड़ता है वो एक क्यू में लग जाता है जिसे हम रेडी क्यू कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो होते हैं, enables the programmer to draw a flow chart. Option B, provides a layer user friendly interface. Option C, links a program with subroutines. It refers it refers होना चाहिए, it references या refers होना चाहिए, यहाँ पे refers बेहतर रहेगा, यहाँ पे word it refers, ठीक है। links a program with subroutines, it refers, and the option D is all of these, ठीक है। मैं इसको जूम आउट थोड़ा सा करता हूँ ताकि आपके सामने क्वेश्चन आ जाए पूरा, ये देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके स्क्रीन पे, ऑपरेटिंग सिस्टम्स enables the programmer to draw a flow chart. Option B, provides a layer user friendly interface. Option C, links a program with subroutine, it refers. Option D is all of these, ठीक है। तो आपने बताना है इस ऑपरेटिंग सिस्टम के रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर आपने ऑप्शन सेलेक्ट किया है चारों ऑप्शंस में, तो मैं आपको बता दूं ये जो हमारे पास पहला ऑप्शन है ये बिल्कुल गलत है। फ्लो चार्ट का कोई काम नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम का, यहाँ पे फ्लो चार्ट हम अपने लिए बनाते हैं, यूज़र बनाता है, सॉफ्टवेयर डेवलपर बनाता है फ्लो चार्ट। मैंने अगर जेएस आपने फ्लो चार्ट के रिलेटेड और जानना है तो आप जेएसए के लेक्चर्स में देखिए, मैंने फ्लो चार्ट वहाँ पे पढ़ाया है। फ्लो चार्ट होता है एक ग्राफिकल डिज़ाइन जो बनाता है सॉफ्टवेयर डेवलपर, तो उससे हम कहते हैं फ्लो चार्ट, ताकि हमें प्रोग्रामिंग करना आसान हो जाए, एक प्रोटोटाइप बन जाता है वो हमारे सॉफ्टवेयर का। दूसरा हमारे पास लिंक से प्रोग्राम विद सबरूटीन इट रेफर्स, तो इसके लिए हमारे पास लिंकर है, ठीक है, ये लिंकर का काम है, वो हमारे पास एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। अच्छा, अगर हमारे पास एक काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, वो है प्रोवाइड्स ए लेयर बिटवीन यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस, एक हार्डवेयर और यूज़र के दरमियान एक इंटरफेस का काम करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र और हार्डवेयर के दरमियान एक इंटरफेस का काम करता है, ठीक है, एक मिडल मैन का काम करता है। सो द ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगर आपने एक ऑप्शन सही किया है तो प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 8 पे हम जाते हैं, मैं इसको जूम इन करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से कौन सा पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, यानी कि काम नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ऑप्शन ए इज़ इनपुट आउटपुट कंट्रोल प्रोग्राम, ऑप्शन बी इज़ जॉब कंट्रोल प्रोग्राम, ऑप्शन सी इज़ सुपरवाइजर, ऑप्शन डी इज़ परफॉर्मेंस मॉनिटर। मैंने आपको, अगर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम मेरे लेक्चर से पढ़ा होगा तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में। और इसमें मैंने ऐसे भी क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं जो एसएसबी में ऑलरेडी माइग्रेंट्स वगैरह के स्टूडेंट्स को पूछे गए हैं, ठीक है, एसएसबी के द्वारा इसमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम में थोड़ा सा डीप जाना पड़ा, ठीक है। तो इसमें से कौन सा काम नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ऑप्शन ए इज इनपुट आउटपुट कंट्रोल प्रोग्राम, ऑप्शन बी इज जॉब कंट्रोल प्रोग्राम, ऑप्शन सी इज सुपरवाइजर, ऑप्शन डी इज परफॉर्मेंस मॉनिटर। मुझे बताएं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने अपना ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो सुनिए, इनपुट आउटपुट कंट्रोल मैनेज करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, जॉब कंट्रोल भी मैनेज करता है, अभी हमने देखा कि इसमें कैसे बनते हैं हमारे पास स्टेट्स, और फिर सुपरवाइज भी करता है, इसको कभी कभी सुपरवाइजर ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं, ठीक है, या मैनेजर ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं, कोऑर्डिनेटर ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं। लेकिन ये जो हमारे पास है परफॉर्मेंस मॉनिटर, इसका ये काम नहीं रहता है आपके कंप्यूटर का कि वो परफॉर्मेंस को मॉनिटर करता है कि कितनी परफॉर्मेंस हो रही है, कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, इसका कोई लेन देन नहीं है इसके साथ, इसलिए परफॉर्मेंस मॉनिटर नहीं करता आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। और क्वेश्चन नंबर 9 है आपके स्क्रीन पे, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट शेड्यूलिंग इज
ये जो हमारे पास फीफो है ये कौन सी स्केड्यूलिंग है? हमने स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम्स पढ़े हैं ऑलरेडी। इसमें मैंने आपको फीफो पढ़ाया, इसमें मैंने इसको आपको लीफो पढ़ाया, राउंड रॉबिन पढ़ाया, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग जॉब फर्स्ट, लॉन्गेस्ट रिमेनिंग जॉब फर्स्ट। ये सभी एल्गोरिथम्स मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाए, किस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम जो है प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है। पहले किस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा, लास्ट में किस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा, या फिर टाइम देके सबको थोड़ा थोड़ा एग्जीक्यूट करेगा। तो ये एल्गोरिथम्स मैंने ऑलरेडी पढ़ा है। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो वापस जाके मेरे लेक्चर्स को देखें जहाँ पे मैंने स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम्स पढ़ाए हैं। तो आपसे पूछा जाता है यहाँ फीफो स्केड्यूलिंग इज, ये जो फीफो हमारे पास स्केड्यूलिंग है ये इसको हम क्या कहते हैं या इसका दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए इज फेयर शेड्यूलिंग, फेयर शेयर शेड्यूलिंग, ऑप्शन बी इज डेडलाइन स्केड्यूलिंग, ऑप्शन सी इज नॉन प्रीएम्प्टिव स्केड्यूलिंग, ऑप्शन डी इज प्रीएम्प्टिव स्केड्यूलिंग। आप इसको स्केड्यूलिंग पढ़ें या स्केड्यूलिंग, दोनों प्रोनाउंसिएशन ठीक है। तो आपके पास फीफो जो है फर्स्ट आउट स्केड्यूलिंग जो है इसका दूसरा नाम क्या है? फेयर शेयर स्केड्यूलिंग, ऑप्शन बी इज डेडलाइन स्केड्यूलिंग, ऑप्शन सी इज नॉन प्रीएम्प्टिव स्केड्यूलिंग, ऑप्शन डी इज प्रीएम्प्टिव स्केड्यूलिंग। ठीक है, देखिए मैंने आपको बताया था ये जो हमारे पास फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है ये एक क्यू की तरह काम करता है। जो पहले प्रोसेस आया, हमारे पास बहुत सारे प्रोसेस है P1 P2 P3, जो पहले आया उसको पहले प्रोसेसर मिलेगा, जो बाद में आया उसको बाद में ही प्रोसेसर मिलेगा, जो लास्ट में आया उसको लास्ट में प्रोसेसर मिलेगा। ठीक है, यहाँ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेस पे काम चलता है। जो पहले आया उसको प्रोसेसर मिलेगा और ये तब तक चलेगा जब तक पहला प्रोसेस ख़त्म ना हो जाए। ठीक है, ठीक। तो इस फीफो में इसमें अक्सर हो जाता है एक कॉन्सेप्ट जिसे हम कहते हैं स्टारवेशन। स्टारवेशन क्या होता है? फाका कशी, फाका मरना। ठीक है, तो ये फाका कशी इसमें होता है, यानी कि एक प्रोसेस अगर बड़ा होगा, ये जो लास्ट वाला प्रोसेस है इस बेचारे को तब तक फाका मरना पड़ेगा जब तक ना ये सभी प्रोसेसेस ऑलरेडी कंप्लीट हो जाए, तब तक इसकी बारी नहीं आएगी। ठीक है, लास्ट प्रोसेस की, तो इसको वेट करना पड़ता है। मान लीजिए हमारे पास प्रोसेस हैं बहुत सारे, आप कहीं पे राशन लेने जाते हैं तो पहले यहाँ पे जो लोग आए हैं उनको जो है पहले उनको प्रोसेसर मिलेगा, यानी कि उनको राशन मिलेगी। ठीक है, उसके बाद अगर कोई मकदम आया या फिर चौकीदार आया, वो फिर बीच में घुस जाते हैं और ये बेचारा तब तक तड़पता रहता है यहाँ पे मेरी बारी कब आ जाएगी। ठीक है, होता है ना ऐसा। इसी चीज़ को हम कहते हैं स्टारवेशन। और ये कहाँ पे होती है? ये होती है फीफो में ही। कहाँ पे होती है? फीफो में ही। फर्स्ट कम फर्स्ट, क्योंकि ये नॉन प्रीएम्प्टिव होती है। ठीक है, नॉन प्रीएम्प्टिव मतलब नॉन प्रीएम्प्टिव यानी कि ये नहीं रुकता है। अगर एक प्रोसेस चलता है उस प्रोसेस को जब तक कंप्लीट ना करें प्रोसेसर, तब तक दूसरे प्रोसेस को प्रोसेसर नहीं मिलता है। ठीक है, उसे हम कहते हैं नॉन प्रीएम्प्टिव, यानी कि एक ख़त्म हो जाए उसके बाद ही दूसरे को प्रोसेसर मिलेगा। अगर प्रीएम्प्टिव होता तो इसको प्रोसेसर मिलने के बाद अगर यहाँ पे कोई रिसोर्स की ज़रूरत पड़ती तो तब तक इसको P2 को मिलता। लेकिन नॉन प्रीएम्प्टिव है, यानी कि रोकना नहीं मुझे तब तक। प्रीएम्प्टिव मीन्स रोकना, ठीक है, नॉन प्रीएम्प्टिव नहीं रोकना तब तक। ठीक है, तब कब तक नहीं रोकना? जब तक मेरा प्रोसेस कंप्लीट ना हो। ठीक है, जब तक मेरा प्रोसेस कंप्लीट ना हो। तो ये आपके पास है फीफो एल्गोरिथम, फीफो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। ऐसे क्वेश्चन में ज़रूरत है यार एक्सप्लेनेशन की, क्या करूँ मैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट रीड्स एंड रिएक्ट्स इन टर्म्स ऑफ एक्चुअल टाइम? वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो रीड करता है या रिएक्ट करता है इन एक्चुअल टाइम, यानी कि मैं यहाँ पे एक्चुअल वर्ड तो इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ क्योंकि आंसर उसी में है। तो एक्चुअल टाइम में जो रिएक्ट करता है या रीड करता है उस ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या कहते हैं? मैंने आपको टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाया है ऑलरेडी। ऑप्शन ए इज रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी इज टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी इज क्विक रिस्पॉन्स सिस्टम, ऑप्शन डी इज बैच सिस्टम। ठीक है, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स हमने पढ़े हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो क्या कहते हैं उसको जो एक्चुअल टाइम में रिस्पॉन्ड करता है या एक्चुअल टाइम में रिएक्ट करता है, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स को हम क्या ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं? अगर आपने अपना ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो मैं आपको बता दूं इसका करेक्ट आंसर जो है वो है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक्चुअल टाइम या रियल टाइम में रिस्पॉन्ड करता है। हमारे पास दो टाइप ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, अगर आपको याद होगा। एक है हमारे पास हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम RTOS, दूसरा है हमारे पास सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम।
ठीक है। तो हार्ड जो है यहाँ पे हम डिले बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, यहाँ पे डिले बर्दाश्त नहीं होगा, यहाँ पे डिले एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में थोड़ा सा डिले चलता है, ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए, लाइव टेलीकास्ट हो रहा है तो वहाँ पे अगर डिले हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर लाइव टेलीकास्ट नहीं हो रहा है तो उसमें अगर थोड़ा डिले हो भी जाएगा तो उसे हम सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। तो ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो रियल टाइम में आपको रिस्पॉन्ड करता है, रिएक्ट करता है, उसे हम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, फर्स्ट वर्जन ऑफ मैक ऑपरेटिंग सिस्टम वाज, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का पहला वर्जन कौन था? ऑप्शन ए इज चीता, ऑप्शन बी इज मुजावे, ऑप्शन सी इज कैटालिना, ऑप्शन डी इज बिग सूर। क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, फर्स्ट वर्जन ऑफ मैक ऑपरेटिंग सिस्टम वाज चीता, मुजावे, कैटालिना, बिग सूर। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़े हमने, उसका फाउंडर देखा हमने, कौन है इसका फाउंडर? स्टीव जॉब्स है ना। तो मैकिंतोश ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, इसके फाउंडर जो है वो स्टीव जॉब्स है। तो पहला वर्जन इसका कौन सा था? चीता था, मुजावे था, कैटालिना था या बिग सूर था? मैंने आपको पहला वर्जन भी बताया, लास्ट वर्जन भी बताया, फाउंडर भी बताया, हेडक्वार्टर्स भी बताए, ठीक है। ये सभी सीईओज कौन है ये भी मैंने आपको बताया, ठीक है। ये चीज़ें आपको वहाँ पे ही लेक्चर में ही मिलती हैं, देख लीजिए। मैंने आपको फर्स्ट वर्जन पूछा तो फर्स्ट वर्जन इसका है चीता, ठीक है। अगर आपसे लेटेस्ट वर्जन पूछा जाता वो बिग सूर है, ठीक है। आपको मोजावे और कैटालिना बताएंगे, लेकिन 2020 के हिसाब से ये 2017 और 2018 में आए थे मोजावे और कैटालिना, लेकिन 2020 के हिसाब से जो है बिग सूर इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास टर्न अराउंड टाइम। मैंने आपको अलग अलग प्रोसेसर के टाइम्स बताए, कौन कौन से टाइम क्या होता है, ये मैंने आपको पढ़ाया था। तो टर्न अराउंड टाइम मैंने आपको बताया था, टर्न अराउंड टाइम क्या होता है। टर्न अराउंड टाइम, ऑप्शन ए है आपके पास अराइवल टाइम माइनस कंप्लीशन टाइम, ऑप्शन बी इज कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, ऑप्शन सी इज कंप्लीशन टाइम प्लस अराइवल टाइम, ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज या नन ऑफ द अबव, ठीक है। आपने बताना है टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम जो है वो टर्न अराउंड टाइम होता क्या है? मैंने आपको बताया बॉस टाइम क्या होता है, अराइवल टाइम क्या होता है, कंप्लीशन टाइम क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, वेटिंग टाइम क्या होता है। ये सभी टाइमिंग्स मैंने आपको बताए हैं अपने लेक्चर में, याद है आप लोगों को, ठीक है। अब ये मत कहना कि कल के अंजुम सर ने नहीं पढ़ाया। टर्न अराउंड टाइम मैंने आपको बताया ये होता है, अगर आपने ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो मैं आपको बताता हूँ कि टर्न अराउंड टाइम होता है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, ठीक है। कब कंप्लीट हुआ प्रोसेस माइनस अराइव कब हुआ था, यानी कि कितना देर लगा इस प्रोसेस को, चाहे वो वेट करने में लगा या प्रोसेसर में लगा, वो सारे कामों के लिए जब कब आया था प्रोसेसर के लिए, सॉरी कब आया था प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए, और कब प्रोसेस कंप्लीट हुआ था, इसके दरमियान जो भी टाइम है, जितना भी टाइम इसको लगा इस प्रोसेस को लटकने में, उससे हम कहते हैं टर्न अराउंड टाइम। इसमें एग्जीक्यूशन टाइम भी आएगा, इसमें वेटिंग टाइम भी आएगा, ठीक है। वो सारा टाइम जो है उसको हम टर्न अराउंड टाइम कहते हैं, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, ठीक है। इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं कैट, ठीक है, कैट यानी कि कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम इज इक्वल टू टर्न अराउंड टाइम, ठीक। चलिए, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। आखिरी क्वेश्चन है हमारे आज के एमसीक्यू सेट का। अगर आपने अभी तक 12 क्वेश्चंस में से 10 किए हैं, क्योंकि इसमें कुछ जो है एसएसबी के रिलेटेड जो एसएसबी ने क्वेश्चन पूछे थे वो भी थे, अगर आपने 10 किए हैं अभी तक 12 में तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि क्वेश्चन की लेवल ज़्यादा नहीं है जिस तरह से मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, इन विच algorithm the process has a fixed time called quantum for its execution। ये आपको माइग्रेंट्स में जेकेएसएसबी का जो माइग्रेंट्स का एग्जाम हुआ था इंस्पेक्टर के लिए, वहाँ उनको पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन। ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में ही, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स में ही क्वेश्चन है। तो एल्गोरिथम कौन सा एल्गोरिथम जहाँ पे फिक्स टाइम क्वांटम दिया जाता है एग्जीक्यूशन के लिए, हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया था एक बार। ऑप्शन ए इज राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग, ऑप्शन बी इज मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग, ऑप्शन सी इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट शेड्यूलिंग, ऑप्शन डी इज शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। इन चार एल्गोरिथम्स में से या इन चार शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स में से आपने बताना है कि कौन सा ऐसा शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है जहां पे हम टाइम क्वांटम इस्तेमाल करते हैं, फिक्स टाइम क्वांटम इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो अगर आपने सिलेक्ट किया है, हम श्योर आपने ये सिलेक्ट किया होगा, क्योंकि ये दूसरी बार ये एमसीक्यू हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपने ये अभी सिलेक्ट नहीं किया इसका राइट आंसर, तो बड़ी जो है परेशानी की बात है, क्योंकि हमने ऑलरेडी 2 बार इस क्वेश्चन को डिस्कस किया है, पहले भी एक बार डिस्कस किया था।
तो मैं आपको बताऊं कि वो स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम हमारे पास है राउंड रॉबिन स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम। इसीलिए राउंड रॉबिन एल्गोरिदम जो है इसको हम कभी कभी फेयर स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम भी कहते हैं, या फेयर शेयर स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम, फेयर स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम या फेयर शेयर स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम या फेयर स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम। ठीक है, फेयर शेयर स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम इसको कभी कभी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे फेयर होता है, हर एक को अपना अपना टाइम क्वांटम मिलता है। अगर हमारे पास प्रोसेस 2-4 है तो हर एक को 3-3 सेकंड मिलते हैं, ताकि कोई भी स्टार्व ना करे, कोई भी वेट, किसी को ज़्यादा वेट ना करे। स्टारवेशन होता है अनडिफिनिट वेट। ठीक है, ठीक है, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा लॉन्ग वेट करना पड़ता है। दो चीज़ें हमारे पास याद आया यहाँ पे मुझे, हमारे पास दो टर्म्स है, एक है स्टारवेशन, स्टारवेशन मीन्स लॉन्ग वेट, बहुत देर तक वेट करना, उसे हम कहते हैं स्टारवेशन, फाका मना। ठीक है, दूसरा होता है हमारे पास डेडलॉक। डेडलॉक होता है इनफाइनाइट वेट, ये याद रखें, ये दो चीज़ें, इनफाइनाइट वेट, जहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं होती है कि ये डेडलॉक से बाहर आ जाए। ये जो है यहाँ पे जिस 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 किस्से में प्रोसेस फंस गए हैं, उस किस्से से बाहर आना बहुत मुश्किल है, उसे हम कहते हैं इनफाइनाइट वेटिंग। ठीक है, चले, इसी के साथ ही आज का एमसीक्यू सेट कंप्लीट होता है। 13 क्वेश्चंस में से अगर हमने 11 क्वेश्चंस किए हैं या 10 क्वेश्चंस किए हैं तो बहुत अच्छी बात है। अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, और साथ ही साथ ये भी मेंशन कीजिएगा कि आपको किस तरह से मुझे एमसीक्यूज़ कराने हैं। अगर आपको ये तरीका पसंद नहीं है तो प्लीज़ आपके फीडबैक से ही मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकता हूँ। अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे कोई इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ वो चीज़ भी मैंशन कर लीजिएगा। आपसे यहीं पर इजाज़त लेते हैं, अपना ख्याल रख लीजिएगा, बाय।